पाकिस्तान में, जहां उसामा और हुमा मौजूद हैं। उसामा और हुमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अशर, बहुत शुक्रिया आपका। और आज हमने बात करनी है 9/11 के बाद दूसरा बड़ा दहशतगर्दी का वाकया जो अमेरिका में हुआ है। इसके बाद मुसलमानों पर किस तरह की बात आ सकती है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा भी हमने बहुत सी बातें करनी है, जैसे कि सिंध में इंतहा पसंदी जो है वो बढ़ती जा रही है, उस पर भी हम आज नजर डालेंगे। उसके अलावा जनरेटर खवातीन के लिए चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लिहाजा मैं खुद गई और मैंने ट्राई किया कि इसको किस तरह ऑन किया जाए, और इसमें भी नई टेक्नोलॉजी है, इस पे भी हम बात करेंगे। और कुछ रेसिपीज भी आज मैं शेयर करूंगी आप लोगों और हर वो खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है वो भी हमने शामिल करनी है। लेकिन आपको पता है कि इस तरह तो हम शुरू नहीं करते। सबसे पहले इस घंटे की टॉप स्टोरीज। 9/11 के बाद अमेरिका में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा वाकया। मुसलमान मुखालिफ कुव्वतें जोर पकड़ेंगी। अमेरिका में मौजूद मुसलमानों के हालात और सख्त हो सकते हैं। मुल्ला मंसूर पर ड्रोन हमले के बाद सख्त बयानात का सिलसिला। पाक अमेरिका ताल्लुकात फिर नाजुक मोड़ पर है, मामला मजीद बिगड़ सकता है। समाजी खिदमात की बात हो, ईदी का काम बेमिसाल। शदीद बीमारी में मुल्क से बाहर इलाज करने की ऑफर हुई, ईदी का जवाब बेमिसाल। धरती से प्यार करने वालों की जितनी कदर की जाए कम है। आज हम मेहदी हसन साहब के बारे में बात तो यकीनन करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर आज अमेरिका से है, क्योंकि 9/11 के बाद 9/11 के बाद सबसे बड़ा दहशतगर्दी का वाकया हुआ है। और बड़ा सवाल ही पैदा हो गया है कि अब अमेरिका में मुसलमानों का क्या होगा। जी, ये बड़ा ही सवालिया निशान है। और वैसे इस वक्त अमेरिका में जो है काफ़ी मेमोरियल सर्विसेज हो रहे हैं, जो कि हम बताते रहेंगे आपको। लेकिन इस वक्त लाहौर में फजर की नमाज का वक्त हो गया है, इसके बाद आपसे मिलेंगे। अब तक की सबसे बड़ी खबर अमेरिका से है। फ्लोरिडा में जो फायरिंग हुई है ऑरलैंडो में, वहां पर 50 अफराद हलाक हुए हैं। अमेरिका में सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये है, और इसी बारे में हम सबसे पहले बात भी करेंगे। 9/11 के बाद अमेरिका को दहशतगर्दी का सबसे बड़ा जख्म सहना पड़ा है। पूरे 50 अफराद को गोलियां मारकर मौत की नींद सुला दिया गया। 53 अफराद शदीद जख्मी हुए। ये सब हुआ सिर्फ एक शख्स के हाथों। हफ्ते और इतवार की रात को रियासत फ्लोरिडा के शहर ऑरलैंडो का नाइट क्लब खून में नहला गया। रात के 2 बजे एक शख्स असलहा लिए नाइट क्लब में घुसा और लोगों को निशाने पर रख लिया। क्लब में उस वक्त 320 के करीब लोग मौजूद थे। हमलावर गोलियां चला रहा था और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे। जब 50 अफराद मर गए, 53 लहूलुहान हो गए, तब जाकर पुलिस हमलावर को मारने में कामयाब हुई। 29 साला हमलावर उमर मतीन अफगान नजाद अमरीकी शहरी था। अमरीकी हुकाम का कहना है कि उमर मतीन ने गुज़श्ता हफ्ते 2 गनें खरीदी थी। मुलजिम से 2013 और 2014 में इंतहा पसंदों से ताल्लुक का शुबा में तफ्तीश भी की गई थी, मगर कोई सबूत न मिलने पर छोड़ दिया गया था। उमर मतीन ने फायरिंग से पहले हेल्पलाइन 911 पर कॉल करके बताया कि इसने दाइश के सरबराह की बैत की है। 30 साला उमर मतीन के वालिद का कहना है कि इनके बेटे ने जो किया इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। फायरिंग के वाक़े के बाद रियासत फ्लोरिडा में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सदर ओबामा को सिक्योरिटी हुकाम ने वाक़े की तफसीलात भी बताई हैं। और मगरबी ममालिक में ये नौयत का कोई पहला वाक़या नहीं है, बल्कि इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। और मैं आपको इस वक्त ये भी बताऊं कि ऑरलैंडो मेट्रोपॉलिटन चर्च में इस वक्त भी एक मेमोरियल सर्विस चल रही है। इनफैक्ट ऑरलैंडो पूरे अमेरिका में इससे पहले सदर बराक ओबामा ने भी खिताब किया है, और साथ ही साथ दूसरी तरफ जो सदारती उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी मुतालबा कर दिया है बराक ओबामा से इस्तीफे का। ये सब बातें हम आगे जाकर भी करेंगे। एक साथ ही बहुत से इश्यूज भी खड़े हुए हैं वहाँ। ऑब्वियसली एक तो एक्सट्रीमिज्म का इशू है ही वहाँ, और एक जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक बहुत ज़्यादा नॉन बल्कि मुस्लिम्स के लिए और नॉन अमेरिकन के लिए भी बातें करना शुरू की हुई हैं, वो भी एक्सट्रीम पकड़ लेंगी। और फिर गन कंट्रोल का एक बहुत बड़ा मसला है जो अमेरिका में,
उसकी भी डेफिनेटली अब डिबेट्स शुरू होंगी। और एक बड़ा सवाल यह है कि अब मुसलमानों का क्या होगा जब इस तरह का वाकया होता है, तो मुसलमानों के खिलाफ नफरत सी फैलने के खदशात होते हैं, क्योंकि ये पहला वाकया नहीं है जब किसी मुसलमान मुल्क से ताल्लुक रखने वाले अमरीकी शहरी ने दहशतगर्दी से पूरी इस्लामी दुनिया को बदनाम किया हो। 9/11 हमलों के बाद से फिर पूरी मुस्लिम कम्युनिटी, खासतौर पे उन मुल्कों में जो मुसलमान रहते हैं, उनके लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं। वहां पर उन्हें निशाना बनाया जाता है कि इसमें मुसलमान मुलव्वस हो सकते हैं। फिर उनकी निगरानी 9/11 के बाद भी हमने देखा था कि मुसलमानों की बहुत ज्यादा निगरानी की जाने लगी थी। और इसी तरह से जिस तरह हमने पहले आपको कहा था कि हम वाकयात के बारे में आपको बताएंगे, अमेरिका में हर साल, मुल्क भर में, अमेरिका के पूरे मुल्क में हर साल भी इस तरह के वाकयात होते हैं। 2016 के पहले 164 दिनों की अगर हम बात करें तो इसमें ही फायरिंग के 133 वाकयात हो चुके हैं। बिल्कुल, और इन 133 वाकयात में 207 अफराद हलाक हुए हैं और सिर्फ फ्लोरिडा की रियासत में ही इस साल फायरिंग के 15 वाकयात हो चुके हैं। ऑरलैंडो में इसी साल फायरिंग का ये चौथा वाकया है जिस शहर में ये इस शख्स को, ये उमर मतीन को, पहले भी इससे तफ्तीश की गई। 2 साल इससे बाद पहले तफ्तीश हुई लेकिन फिर सबूत नहीं थे। अब ये भी कहा जा रहा है, मीडिया ये कह रहा है, अमेरिकी मीडिया, कि इसने फोन किया 911 पर, बताया कि इसने बैत कर ली है। तो क्या होता है जब इस तरह कोई शख्स सामने आता है, तो क्या नाकाफी सबूत होते हैं, इंटेलिजेंस प्रॉपर नहीं होती कि अगर उसको पहले रोक लिया जाए तो शायद ये वाकई ही ना होता? जी, हाइंडसाइट में ये बात बड़े जो है आराम से की जा सकती है, क्योंकि हाइंडसाइट हमेशा 20/20 होती है। उसमें ये कहना कि अगर उस वक्त जो है इस शख्स को रोक लिया जाता तो शायद आज का वाकया ना पेश आता। लेकिन हकीकत ये है कि जिस वक्त लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कार्रवाई कर रही होती हैं तो उनको जो है वो सिविल राइट्स और सिविल लिबर्टीज का भी को मरूज़े खातिर रखना पड़ता है। उनको ठोस सबूत चाहिए होता है, उनका क्राइटेरिया बड़ा टफ होता है। वो देखना होता है जो है ये किसी कोर्ट में स्टैंड करेगा एविडेंस या नहीं। तो जब वो नहीं स्टैंड करता तो फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास कोई चारा नहीं होता कि ऐसे शख्स को छोड़ दिया जाए, लेकिन उस पर निगरानी रखी जाती है। लेकिन देखें, ये बहुत बड़ा मुल्क है, इसमें हर जगह पर हर शख्स के ऊपर, चाहे वो कितना ही कोई मशकूक हो, पहले से फाइल उसके बारे में हो, उसके ऊपर निगरानी रखना खासा मुश्किल काम है। जी, आखिरी अच्छा सवाल कामरान, ये भी बताइएगा, सॉरी, ये अब प्रेसिडेंट ओबामा की जो ये लास्ट टर्म है उसके बाद ऑब्वियसली इट्स ओवर, आप इस इंसिडेंट के उसमें आप किस तरह देखते हैं, उनकी एंटी टेरर पॉलिसी कैसी रही? देखें, उनकी एंटी टेरर पॉलिसी जो है वो उसको देखना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट में। उन्होंने जहां तक अलकायदा को कला कमा करने की कोशिश की, मैं जब अलकायदा की बात करता हूं तो मैं अलकायदा की जो ओरिजिनल तंजीम है उसकी बात कर रहा हूं, तो उसमें तो वो कामयाबी क्लेम कर सकते हैं। उसामा बिन लादेन की जो है को हलाक किया, ड्रोन हमले किए पाकिस्तान के अंदर, बहुत सारे अलकायदा के जो है एहलकार लीडर मारे गए। तो अगर उस एंगल से देखा जाए तो काफी कामयाब रही है। लेकिन ये है कि हर एक्शन का एक जो है ना फिर रिएक्शन भी होता है, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। तो ये कहना कि जी उनकी पॉलिसी कामयाब या नाकाम थी, मैं समझता हूँ कि जो है ये सिर्फ तस्वीर का एक रुख है। जो है टेररिज्म बहुत बड़ी चीज है, किसी एक शख्स, किसी एक सदर के बस की बात नहीं है। ये कई दिहाइयों पे मुहित एक सिलसिला है। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान बुखारी साहब, आपने हमें वक्त दिया और तफसील से इस बारे में बात की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम देखते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका ने एक दूसरे से ताल्लुक बढ़ाया, लेकिन आज फिर लग रहा है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात मुश्किलात का शिकार हैं। इसी बारे में हम तफसील से बात करते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात एक बार फिर तनाव का शिकार हो चुके हैं। हालात ये बताते हैं कि इस तनाव में जल्द कमी आती नजर नहीं आ रही। दोनों मुल्कों के दरमियान तल्खियां 21 मई को पैदा हुई जब अमेरिका ने पाकिस्तानी इलाके में ड्रोन हमला करके तालिबान के अमीर मुल्ला अख्तर मंसूर को हलाक कर दिया। पाकिस्तान ने इस वाक़े को अपनी खुद मुख्तारी पर हमला करार देते हुए अमेरिका से सख्त एहतजाज किया। 10 जून को आला सतह का एक अमेरिकी वफ्द इस्लामाबाद पहुंचा और पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। मुशीर खारजा सरताज अजीज ने अमेरिकी वफ्द पर वाज़ेह किया कि ड्रोन हमला दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को सख्त नुकसान पहुंचा सकता है। ड्रोन अटैक जो हुआ है ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि इससे न सिर्फ हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट किया है, बल्कि हमारा जो अमेरिका से ट्रस्ट का रिलेशनशिप था, जो इसका मैंने पहले जिक्र किया, उसको डैमेज किया है। और तीसरा जो पीस प्रोसेस था अफगानिस्तान को, उसको अंडरमाइन किया है। अमेरिकी वक्त से आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने मुतालबा किया कि अमेरिका पाकिस्तानी सरजमीन पर ड्रोन हमलों की बजाय अफगानिस्तान में मुल्ला फजलुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाए। हाल ही में सदर बराक ओबामा ने अफगानिस्तान में अमेरिकी अफवाज के किरदार को मजीद वसी कर दिया है। 9 जून को अफगान सूबे पख्तिका में ड्रोन हमला करके अफगानी नेटवर्क के रहनुमा सिराजुद्दीन खादमी को हलाक किया गया। बज़ाहिर यूं लगता है
कि अमेरिका अफगानिस्तान का मसला मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर आमादा नहीं। पाकिस्तान का सवाल यही है कि जब इसे मुज़ाकरात के अमल में शामिल किया गया तो फिर अब इस तरह के इक़दाम क्यों किए जा रहे हैं। अमेरिकी वफ्द के हालिया दौरे में पाकिस्तान की जानिब से क्या मौक़िफ़ अपनाया गया और अमेरिकी वफ्द का रद्द-ए-अमल कैसा रहा, जानने के लिए बात करेंगे वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए ख़ारजा अमूर तारिक फ़ातमी से। तारिक फ़ातमी साहब, सबसे पहला सवाल तो यह है कि अमेरिकी एहलकारों से मुतालबात क्या किए गए हैं? हमने बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेट किया था अपनी पोजीशन बड़ी इंटेंसिव कंसल्टेशंस के बाद, और ये हमने अमेरिकन्स को बड़ा क्लियरली बता दिया कि 21 तारीख को जिस दिन अमेरिकन ड्रोन ने आकर मुल्ला मंसूर को बलिस्तान के सरजमीन पर टारगेट किया, ये एक ऐसा एक्शन है जो पाकिस्तान उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ये न सिर्फ पाकिस्तान की सॉवरेंटी को उसने वायलेट किया, ये इंटरनेशनल लॉज की भी वायलेशन है, और इससे पाकिस्तान की अवाम और उसके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में एक रंज और गुस्सा की लहर पैर गई है, और इसलिए इस किस्म की एक्शन पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा और इसको दोहराना नहीं चाहिए। हमारी पहली पोजीशन थी जो हमने उनसे क्लियर की। अच्छा, ये भी बताइएगा फातमी साहब कि अमेरिका की जानिब से ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए कोई यकीन दहानी कराई जा रही है इस वक्त? देखिए, अमेरिकन्स ने कहा कि पाकिस्तान के एफर्ट्स को हम अप्रिशिएट करते हैं। पाकिस्तान ने ज़रबे अज़ब में बेहद कुर्बानियाँ दी हैं, और पाकिस्तान की एफर्ट्स ना होती तो इस वक्त सिचुएशन अफ़गानिस्तान में हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स इससे बदतर होता और ज़्यादा सीरियस होता। उनका कहना है कि बाकी जो एलिमेंट्स हैं उन पर भी जल्द से जल्द हमें एक्शन लेना चाहिए। हमने उन्हें बताया, बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन किया कि ये मिलिट्री ऑपरेशन एक बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ये पॉलिटिकल टारगेट से मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं किया जा सकता है। हमारे फोर्सेस को अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी, उनकी वेपन सप्लाई, ये और साथ साथ जो दहशतगर्द की जहां छुपे हुए हैं, जिस किस्म के उनके कॉन्क्रीट बंकर्स हैं, तो इन सारी चीज़ों को बहुत केयरफुली एग्जामिन करके, उसको स्टडी करके फिर हम अपनी ज़रब अज़ब को एक्सपेंड कर रहे हैं। और अफगान अमल पर क्या बातें हुई हैं, उस बारे में क्या हुआ है? 21 तारीख को जब अमेरिकन्स ने अपने ड्रोन के जरिए तालिबान के लीडर मुल्ला मंसूर को मार दिया, तो ऑब्वियसली ये प्रोसेस को बड़ा ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, उसके बड़े लॉन्ग टर्म नेगेटिव एडवर्स इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं। तो अब हमारी कोशिश दोबारा ये है कि इसको प्रोसेस को पिकअप किया जाए, मगर हमने बड़े क्लियरली वाजे कर दिया अमेरिकन्स को कि ये दोनों चीज एक साथ नहीं चल सकती है। ये तो आप एक रिकॉन प्रोसेस को प्रमोट करें जो आप कहते हैं कि आप चाहते हैं, ये तो फिर आप अपने वायलेंस में इंगेज करें, मगर ये वायलेंस से और काइनेटिक एक्शन से और मिलिट्री ऑपरेशन से हमारे असेसमेंट में, पाकिस्तान के असेसमेंट में, अफगानिस्तान में पीस और स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है। तो ये बड़े क्लियरली हमने वादा किया। अमेरिकन्स ने हमें अश्योर किया कि नहीं, वो भी कमिटेड हैं और वो पीस प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं, और वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि पीस प्रोसेस जिसमें तालिबान और अफगान रिप्रेजेंटेटिव बैठकर बातचीत करें और अफगानिस्तान के फ्यूचर को डिटरमिन करें, वही एक सही रास्ता है। ये भी बताइएगा कि इंडिया को न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप में शामिल करने की जो अमेरिका ने हिमायत दी है, इस पर भी क्या बातचीत हुई? NSG मेंबरशिप अगर हिंदुस्तान को दी जा सकती है, जिसने सबसे पहले इस खित्ते में न्यूक्लियराइजेशन इंट्रोड्यूस किया, जिसने इस खित्ते के स्ट्रेटेजिक बैलेंस को डिस्ट्रॉय किया, और जिसने पहली दफा जब 74 में इंडिया ने टेस्ट किया था तो NSG को बनाया गया था हिंदुस्तान को रोकने के लिए। और आज ये बड़ी ही एक ताजुब की बात है कि वही इदारा जो हिंदुस्तान की प्रोलिफरेशन को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया, उसकी मेंबरशिप देने के लिए अमेरिका और उसके एलाइज इतने। बहुत शुक्रिया तारिक फातमी साहब, मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के ख़ारजा अमूर पर। आपने हमें तफसील से इस बारे में बताया कि पाकिस्तान ने वाज़े कर दिया है किस तरह नहीं चल सकता। एक तरफ आप चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात हों,
हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शामिल हों और इस तरह से फिर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ इकदाम किया जाएगा, तो फिर पाकिस्तान से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं। एक और खबर जो अफगानिस्तान से जुड़ी है, पाक अफगान बॉर्डर पर कशीदगी हो रही है, जो कि तशवीश की बात है। पाक फौज ने तोरखम में अफगान फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग का भरपूर जवाब दिया है। अफगान फोर्सेस की फायरिंग से पाक फौज का एक जवान जख्मी हुआ है। ISPR का कहना है कि पाक अफगान सरहद तोरखम पर लोग सबसे ज्यादा आते जाते हैं। कुछ दिनों पहले कई दहशतगर्द इसी रास्ते से पाकिस्तान आए थे। दहशतगर्दों पर नजर रखने के लिए पाकिस्तान तोरखम में पाकिस्तानी हुदूद में गेट तामीर कर रहा है। आज अफगान फोर्सेस ने बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसका मौसर जवाब दिया गया। तर्जुमान वज़ीर आज़म ऑफिस का कहना है कि बिला इश्तियाल हमले पाक अफगान ताल्लुकात में मददगार नहीं होंगे। तवक्को है अफगान हुकूमत वाक़े की फौरी तहकीकात करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाक अफगान सरहद पर वाक़े का मुनासिब जवाब दिया जा चुका है। पाक अफगान सरहद पर बिला रोक टोक आमदोरफ्त की इजाजत नहीं दी जा सकती, इसीलिए यहाँ पर एक गेट की तामीर की जा रही है। उसामा, मतलब सोचने वाली बात ये है कि ये जस्ट टू थिंक कि ये बॉर्डर है दो मुल्कों का और ऑब्वियसली इतनी टेंशन्स हो जाती हैं, इतना थोरोफेयर वो खुला हुआ, लोग इधर से उधर जा रहे हैं, तो उन्होंने वी वुड हैव थॉट कि पहले ही इस किस्म के गेट्स और इस किस्म की चेकिंग का एहतमाम हुआ होगा। लेकिन यही मसला है कि डिस्प्यूटेड कुछ इलाके हैं, वहाँ पर फिर अफगानिस्तान के हुकूमत कहती है कि ये इलाके हमारे पास हैं, हमारे बॉर्डर में आते हैं, इस वजह से भी मुश्किलात पेश आती हैं। बहरहाल अभी तो पाकिस्तानी हुदूद में ये बॉर्डर बनाया जा रहा था, ये गेट बनाया जा रहा था इसीलिए कि ताकि अगर इस तरह से कोई दहशतगर्द आता है उस पर नजर रखी जा सके। लेकिन उधर से मोटर गोले भी फायर किए गए, जिससे मकामी आबादी ये तो हम आपको ऑब्वियसली न्यूज अपडेट्स तो दे ही रहे हैं, लेकिन अभी हफ्ता शुरू हुआ है, आज बिल्कुल मंडे की सुबह सुबह है, इसलिए थोड़ा सा आपको वेदर रिपोर्ट की मौसम का हाल भी बताना तो बनता है कि मौसम की खबर जो है वो देने वालों ने बहुत सारे इलाकों का दिल खुश कर दिया है। लिहाजा ये बिल्कुल बनता है कि मैं भी आपको बताऊं, क्योंकि आइंदा 24 घंटों में मुल्क के अक्सर इलाकों में बादल गरजेंगे भी और बरसेंगे भी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर यानी GT रोड के इर्द गिर्द बसने वाले जो हैं बारिश का मजा ले सकते हैं। और यही नहीं बल्कि जनूबी पंजाब यानी मुल्तान, रहीम यार खान, बहावलपुर वाले भी गरज चमक के साथ बारिश का नज़ारा कर सकेंगे। और यकीनन रोजेदारों के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर होगी। कश्मीर में पहले ही बादल आज आ रहे हैं और नजर भी आ रहे हैं, यहाँ भी रिमझिम होने का पक्का चांस बन रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और फाटा वाले भी भीगे मौसम का दीदार कर सकेंगे। ये तो मैंने आपको गिनवा दिए कि ये कौन कौन से हैं जो इसको एंजॉय करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ भी बादल बरसने की जो हैं वो तैयारियां हो रही हैं। सिंध की बात की जाए तो सिंध और बलूचिस्तान की बात की जाए तो यहाँ के भी कुछ इलाकों में बारिश का इम्कान है, जैसे कि लाड़काना है, सक्खर है, शिकारपुर है, मीरपुर खास है और घोटकी वगैरह। सिंध में चंद दिनों पहले गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए थोड़ी सी रिस्पीट जो है, थोड़ी सी बारिश आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कराची में क्या होगा मेरा नहीं ख्याल कि मैं आपको बताऊंगी कि कराची में क्या हो, क्योंकि कराची की कोई अच्छी खबर मौसम के हवाले से मैं आपको नहीं दे सकती। लेकिन आपको मैंने शुरू में बताया था कि गर्मी जो है वो अभी रहेगी और गर्मी जब रहती होती है तो उसमें लोड शेडिंग भी हो जाती है और फिर लोग ज्यादा परेशान होने लग जाते हैं कि तो गर्मी ऊपर से लोड शेडिंग और रमजान में फिर लोड शेडिंग हो रही हो तो और ज्यादा। लेकिन उसामा आपको पता है ना, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जैसे कि अब हम पंजाब से आए हैं, कराची तो लगता है यहाँ लोड शेडिंग वगैरह इतनी नहीं हो रही, इसलिए घरों में यूपीएस भी नहीं लगाए हुए। लेकिन डेफिनेटली यूपीएस तो क्या मैं कहती हूँ कभी कभार तो आपको जनरेटर भी लगा लेना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो क्या होने वाला है। अब मैं जनरेटर्स खुद चेक करने गई और मैंने देखा कि वो कितने मुश्किल और कुछ कितने आसान भी हैं यूज करना। आप भी देखें, जो सूरज है और समर जो है, गर्मियां सर पे आ गई हैं और अब मुझे ख्याल आ रहा है कि घर में यूपीएस के अलावा एक जनरेटर भी होना चाहिए। तो आज हम ये जनरेटर्स देखेंगे, इस दुकान में आएंगे, कितने के हैं, कितना लोड ले सकते हैं, जितनी भी मालूमात है आज मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ये जो साइज मुझे नजर आ रहा है, ये एक घर में क्या कितने पंखे, कितनी बिजली और एसी ये चलाता है? ये आपका एक फ्रिज चलाएगा, 3 पंखे चलाएगा और 7-8 एनर्जी सेवर चलाएगा। पहले मुझे बताइए कितना केवी है? 3 केवी। तो जब स्टार्ट होता है जनरेटर लेने जाएं तो 3 बेसिक होता है, 3 से स्टार्ट करें? जी 3 से स्टार्ट। और फिर कहाँ तक जाता है? 17 केवी तक भी चला जाता है? तक भी जाता है। वो पूरा घर उससे आपका चलता है। अच्छा, ये मैं जनरेटर आपको ऑन करके दिखाने लगी हूँ और टाइम्स हैव मूव्ड ऑन, इसलिए वो रस्सी खींचने की अब जरूरत नहीं है, एक स्विच के साथ ऑन हो जाएगा, होपफुली बटन के साथ, पुश बटन एज इट इज कॉल्ड। पाकिस्तानी नहीं दुनिया भर में जाना और पहचाना जाता है
आजकल ईदी साहब बहुत बीमार हैं, उन्हें कहा गया है कि आपका इलाज मुल्क से बाहर कहीं भी कराया जा सकता है। इस ऑफर पर ईदी साहब ने जो कहा उसकी भी कहीं मिसाल नहीं मिलती और मिल भी नहीं सकती। वो क्या गुफ्तगू है, जरा देखिए। हाथ चूमते कदमों में बैठे रहमान मलिक ईदी साहब से बार बार कहते रहे कि इलाज के लिए बाहर चलिए। मुल्क से बाहर इलाज की किसी जगह भी आप सिर्फ इशारा करें, बाकी हम करेंगे इंशाल्लाह। दिल का हाल जानते हुए बेटे ने भी एक कोशिश करके देख ली, लेकिन खामोश ईदी साहब उंगली से जमीन की जानिब इशारा करते रहे, जैसे कह रहे हों कि अपनी मट्टी छोड़कर कहीं नहीं जाना। एक मौके पर रहमान मलिक ने जबरदस्ती की बात की तो ईदी साहब की आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए। और फिर अगर थोड़ी सी भी तबीयत खराब हुई तो फिर हम जबरदस्ती ले जाएंगे। क्यों सर? अफगानिस्तान, इराक, चेचनिया, बोस्निया, सूडान, इथोपिया, समाट्रा, अंडमान, अमेरिका, यूके, शाम, ईरान, भारत और बांग्लादेश कहाँ नहीं जा सकते, लेकिन ये कदम सिर्फ उस वक्त उठे जब मदद अपनी जात के अलावा किसी दूसरे को दरकार हुई। अब्दुल सत्तार ईदी तो उस इंसान का नाम है जो सैकड़ों मैटरनिटी होम्स, मुर्दा खाने, यतीम खाने, शेल्टर होम्स, ओल्ड होम्स, ब्लड बैंक्स और स्कूल बनवाए, लेकिन अपनी जात या अपने बच्चों के लिए एक घर तक न बनाए। 1500 एम्बुलेंसों का मालिक हो और खुद पैदल घूमता हो, हजारों बेसहारा बच्चों, बूढ़ों, औरतों और माजूरों को पनाह देता हो और खुद बीमार पड़ने पर आम से सरकारी अस्पताल में इलाज करवाए। जलजला, आंधी, तूफान, गर्मी, सर्दी, किसी भी आफत की परवाह किए बगैर मुतासर अफराद की मदद करने हर जगह पहुंच जाता हो और बद एहतियातियों की वजह से गुर्दे खराब करवा बैठा हो। लेकिन इस हालत में भी रहमान मलिक, आसफा भुट्टो जरदारी और मलिक रियाज जैसी बासर शख्सियात की जानिब से बैरून मुल्क इलाज की मुंह मांगी ऑफर्स ईदी साहब ने ठुकरा दी। मवाजना अगर मौजूदा हुक्मरानों और रहनुमाओं से किया जाए तो कम ही है जो अपने मुल्क को अच्छे इलाज के काबिल समझते हों। वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ गुज़िश्ता 3 हफ्तों से दिल के इलाज के लिए बरतानिया में हैं और इससे पहले भी कई बार चेकअप के लिए परायों को अपनों पर फौकियत दे चुके हैं। इसी तरह साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का भी इलाज के मकसद से अमेरिका, बरतानिया और मुत्तहदा अरब इमारात जाना मामूल की बात रही है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ अपना इलाज अमेरिका और मुत्तहदा अरब इमारात के मुआलिजों से करवा रहे हैं। खादिम आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ इलाज की गर्ज से जर्मनी जाते रहे हैं। अल्लामा ताहिरुल कादरी गुज़िश्ता धरने के फौरी बाद इलाज के लिए बरतानिया चले गए थे। ANP के सरबरा असफंदियार वली भी अपना इलाज मुल्क से बाहर कराते रहे हैं और ये फहरिस्त तवील होती चली जाती है। इसमें अगर किसी अजीम पाकिस्तानी का नाम नहीं आता तो वो नाम है अब्दुल सत्तार ईदी का, जिसने इंसानियत की खिदमत के लिए तो पूरी दुनिया चुनी, लेकिन अपने लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान। ईदी साहब की तो इतनी बातें हैं कि मतलब हमारे पास अगर टाइम हो तो हम पूरा एक शो उनके ऊपर कर सकते हैं, लेकिन अभी भी अगर आप देखें हॉस्पिटल में भी वो उसामा किसी प्राइवेट रूम में नहीं है, वार्ड में है, वो दाखिल है वार्ड में, और इसीलिए तो पूरी दुनिया ने एक मुहिम चलाया हुआ है कि ईदी साहब डिजर्विंग है एक नोबेल प्राइज के लिए। इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने सेंटर्स बनाए उनमें खुद लोगों के साथ वो होते हैं, बच्चों के साथ खुद बैठते हैं, उनके साथ खाते पीते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, उन्हीं के साथ वक्त गुजारते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं और रह रहे हैं। और जो लोग जो वहाँ पर हैं ईदी सेंटर्स में, जो बच्चे होते हैं, औरतें हैं, बूढ़े, उनके साथ वक्त गुजारते हैं। उनको कोई अलग माहौल नहीं मिलता, ईदी साहब को अलग माहौल, एक सा माहौल उनको दिया जाता है। ये बड़ी बात है। बिल्कुल। अच्छा जी, अब हम ले रहे हैं एक ब्रेक, और जब हम ब्रेक के बाद आएंगे तो हमने बहुत सा कुछ करना है। क्या क्या करना है? ऑफ कोर्स सिंध में जो हमने तशद्दुद बढ़ता चला जा रहा है, खासतौर पे अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो बड़ी मुश्किलात का शिकार है। इस पर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन और मेक अ विश फाउंडेशन की भी बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। जिनकी हमने बात की, मोहम्मद शुएब औरंगजेब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इनसे हम बहुत सी बातें करेंगे। और जिस तरह आप देख रहे हैं, लेफ्टिनेंट हैं आप? जी बिल्कुल। बिल्कुल जी, ये लेफ्टिनेंट हैं। और इनकी ये विश किस तरह पूरी हुई, ये बात हम इश्तियाक बेग साहब से करेंगे। मेक अ विश फाउंडेशन के प्रेसिडेंट इश्तियाक बेग साहब भी हमारे साथ हैं। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले जो अब तक की सबसे बड़ी खबर है उस पर आते हैं। हफ्ते इतवार की रात अमेरिका पर बड़ी भारी गुजरी है। 9/11 के बाद अब तक ये दहशतगर्दी का सबसे बड़ा वाकया है, जिसमें 10-20 नहीं पूरे 50 अफराद को गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया। कोई 53 अफराद जख्मी हुए। दहशतगर्दी के वाकये ने व्हाइट हाउस की दीवारें हिला दी हैं। अमेरिका भर में सोग है और रियासत फ्लोरिडा के शहर ऑरलैंडो के नाइट क्लब में मुसल्लह शख्स दाखिल हुआ और फायर खोल दिया। एक एक करके लोगों के
को निशाना बनाता रहा। फायरिंग से चीखों पुकार मच गई और लोग जाने बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस दौरान पुलिस भी हमलावर से मुकाबले में लग गई। 3 घंटे तक नाइट क्लब गोलियों की तरतहट से गूंजता रहा। एनी शाहिदीन के मुताबिक हर तरफ लाशें और खून ही खून था। इस दौरान 50 अफराद मारे गए और इससे भी ज्यादा तादाद में जख्मी हुए। आखिरकार पुलिस की गोली हमलावर तक पहुंची गई और इसका काम तमाम हुआ। अमरीकी हुकाम के मुताबिक 30 साला हमलावर उमर मतीन अफगान नजाद अमरीकी शहरी था। अमरीकी हुकाम का कहना है कि उमर मतीन ने गुज़श्ता हफ्ते 2 गनें खरीदी थी। मुलजिम से 2013 और 2014 में इंतहा पसंदों के ताल्लुक के शुबे में तफ्तीश भी की गई थी। इस बारे में हम देखते हैं कि जो मुस्लिम ग्रुप है, मुस्लिम ग्रुप काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस, उन्होंने क्या कहा है, जरा देखिए। When people are often mislabeled. These people tend to identify as Muslim, however, the teaching of Islam rejects and condemns their actions. They are Khawarij. They are outlaws. They don't speak for our faith. They never belong to this beautiful faith. They claim to, but the 1.7 billion people are united in rejecting their extremism. A few days after the funeral of Muhammad Ali, that was televised live to the world with so many positive messages of Islam and Muslims. Now we are confronted with the ugly reality that someone with a Muslim name would massacre innocent civilians. We send our thoughts and prayers to the victims and their families. But we must go further. We must demand a thorough review of the gun laws in this country. This attack that happened in Orlando should not be used to vilify or stereotype peaceful, law-abiding Muslims in America. The American Muslim community stands with you. We are your allies as we join you in condemning this horrific hate crime. तकरीबन 2 अरब मुसलमान हैं जो सब ऐसे वाक़यात की मजम्मत करते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, बल्कि दहशतगर्दी का सबसे ज़्यादा निशाना मुसलमान ही बने हैं। फिर भी इस तरह की मुश्किलात पैदा हो जाती हैं जब कोई इस तरह का दहशतगर्द इस तरह की कार्रवाई करता है, तो फिर मुसलमान लोग जो इन ममालिक में रह रहे होते हैं, अमेरिका जैसे मुल्क में, उन पर मुश्किलात बढ़ जाती हैं। बिल्कुल, बहुत ही अफसोस की बात है, लेकिन वी हैव टू मूव ऑन क्योंकि हमारे पास बड़े ही इंटरेस्टिंग आज गेस्ट्स बैठे हुए हैं और पाकिस्तान में बहुत से ऐसे इदारे मौजूद हैं जो अवामी फलाह या सोशल वेलफेयर का काम कर रहे हैं। और आज हम बात करेंगे मेक अ विश फाउंडेशन की। ये फाउंडेशन दूसरों से बिल्कुल हटकर काम करती है और किसी की कोई भी ऐसी ख्वाहिश हो जिसे वो अपने वसाइल में रहते हुए पूरी होती नजर ना आए, ये फाउंडेशन पूरा करती है। और किसी को सलमान खान से मिलना होता है, उससे सलमान खान से मिलने की ख्वाहिश होती है, किसी को मलाला यूसुफजई से मिलने की ख्वाहिश होती है, सब ख्वाहिशें पूरी होती हैं। और नन्हे शोएब औरंगजेब को एक दिन के लिए फौजी बनने का शौक था, वो भी पूरा किया गया। बल्कि औरंगजेब की मुलाकात आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ से भी हुई। मेक अ विश फाउंडेशन के सदर इश्तियाक बेग हमारे साथ हैं और औरंगजेब भी हमारे साथ हैं। शायद आपसे मैं स्टार्ट करती हूँ, 10 सालों से आप ये काम कर रहे हैं, मतलब सबसे पहले तो बताएं दिल में कितना सुकून आपके आता है ये करने से? देखिए, जब हम किसी बच्चे की विश को पूरा करते हैं तो जहाँ उस बच्चे को कुछ खुशी मैसर होती है, उसके वालिदैन को उससे ज़्यादा होती है, क्योंकि वो बच्चा चाहता है कि उनकी ख्वाहिश पूरी हो और साथ में हमें और वॉलंटियर्स को जो कि इसको एक रियलिटी बनाते हैं और ख्वाहिश को पूरा करते हैं, बड़ी खुशी महसूस होती है इस चीज़ से। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि इंटरनेशनल एक इदारा है जो दुनिया के 60 ममालिक के अंदर है। वो बच्चे जो जानलेवा मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, उनकी जो भी एक मोस्ट चेरिश विश है उसको ये इदारा पूरा करता है। और पाकिस्तान इस इदारे का एफिलिएट मेंबर है और अपने क़याम से लेकर अब तक हज़ारों बच्चों की ख्वाहिशात हम पूरी कर चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि बड़ी यूनिक ख्वाहिशात जो हैं पाकिस्तान ने पूरी की हैं, जिसकी वजह से इन 60 कंट्रीज़ में पाकिस्तान को लास्ट ईयर बेस्ट एफिलिएट का अवार्ड मिला है। क्योंकि हमारी जो ख्वाहिशात आ रही हैं, जैसे अभी आपने कहा है कि आर्मी में जाने की, जबकि यूरोप और अमेरिका में बच्चे जो हैं वो आर्मी के अंदर नहीं जाते। मैं बल्कि यही पूछना भी चाह रही थी शोएब से कि शोएब, ये मतलब यहाँ लोग सलमान खान से मिलने की ख्वाहिशें कर रहे हैं, पेरिस जाने की ख्वाहिशें कर रहे हैं, आप आर्मी में मतलब कैसे? मुझे शुरू से ही फोर्सेस से काफ़ी अटैचमेंट थी। मेरे मतलब फैमिली मेम्बर भी ज़्यादातर कोई नेवी से या पुलिस से या आर्मी में ही है, तो मुझे भी इस वजह से उनका अटैचमेंट ज़्यादा थी, इसलिए अच्छा, शुरू से ही? जी। कितनी शुरू से? अभी तो बहुत यंग हो। अभी तो है, I'm 17 year old। अच्छा।
मुझे तकरीबन ये तब हम पीटीवी पे उसके बहुत से ड्रामे देखते थे, तो आर्मी अल्फा ब्रावो चार्ली तब से। हाँ बिल्कुल, मुझे भी याद है वो। तो मतलब आर्मी में जाके करना क्या चाहते हो? टू सर्व द नेशन, अपने मुल्क की हिफाजत करना और खिदमत करना। अच्छा, आपकी विश पूरी हो गई, किस तरह आपने सोचा कि आप मेक अ विश से रब्ता करें, फिर कैसे हुआ, आर्मी चीफ से आपकी मुलाकात कैसी रही, क्या बातें हुई? मैंने मेक अ विश से रब्ता नहीं किया, एक्चुअली उन्होंने किया था, दे विजिट हॉस्पिटल, और मुझसे उस दिन उनके विश कोऑर्डिनेटर ने पूछा कि क्या विश है, तो मेरे तो वर्ड्स यही थे कि मेरी तो एक ही चेरिश विश है कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है। उसके बाद फिर मुझे उन्होंने कांटेक्ट किया था दोबारा कि आपकी विश पूरी की जाएगी। मेरे इश्ताक बेग से मुलाकात हुई और मैंने उन दिनों में इनको पर्सनली बहुत तंग किया था। हाँ, जब इन्होंने मुझे कहा हाँ इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं और ज़रूर पूरी होगी, तो उसके बाद से मैं इनको अक्सर कॉल कर देता था कि सर कब पूरी हो रही है। मतलब इनसे बात करके फिर आपको यकीन हो गया था कि विश पूरी होगी। हाँ होगी, नहीं तो करवाएंगे हम इनसे। यार 17 साल में लेफ्टिनेंट कैसे कोई बन सकता है? हाँ, ये एक रिकॉर्ड है। मेरा ख्याल है जो आपका कॉन्फिडेंस है ना, ये इस वजह से आपको मिल गया। अच्छा, जनरल साहब से क्या बात हुई, जनरल राहील शरीफ से, उनसे क्या बातें हुई? उनसे भी बड़ा ज़बरदस्त एक यादगार लम्हा था, अनफॉरगेटेबल। जैसे कि मेरी विश थी आर्मी ज्वाइन करने की, तो ये मुझे उसके साथ बोनस मिला कि आर्मी चीफ ने मुझसे खुद मुलाकात की, तो वो 15 से 20 मिनट उनके साथ स्टे रहा। उनसे मैंने कहा बड़े बड़े कर्नल्स को, बड़े बड़े फौजी अफसरान को ये नहीं 15 मिनट मिलते, आप लेफ्टिनेंट हैं और आपको 15 मिनट मिलते। एग्जैक्टली, बहुत ज़बरदस्त टाइम था, कमाल हो गया। इश्तियाक साहब, कैसे ही आपने पॉसिबल बनाया आर्मी चीफ साहब से मिलना, और आप खुद गए थैलेसीमिया पेशेंट के पास, वहाँ पर बहुत से लोग होंगे। हुमा, वी हैव अ टीम ऑफ यंगस्टर्स, खासतौर पर स्टूडेंट्स वगैरह हैं जिनको ट्रेंड किया जाता है कि आप मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स को विज़िट करें, ऐसे हॉस्पिटल को विज़िट करें जहाँ पे जानलेवा मर्ज से मुब्तला जो हैं बच्चे जो होते हैं, और उनकी विश को डिग आउट करें। जब इनकी विश को डिग आउट किया गया तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इन्होंने कहा जी माई विश इज़ टू बी अ पार्ट ऑफ द आर्मी फॉर अ डे। अच्छा, ये कोई आसान विश नहीं होती है। देन वी रोट ए लेटर टू आर्मी चीफ, और आपको यकीन नहीं होगा कि विद इन फ्यू डेज़ जब आप मिला, और ख़ास तौर पर इनको एक दिन के लिए आर्मी में इंडक्ट किया गया, इनके बाल काटे गए, रात इन्होंने वहाँ पे बसर की जहाँ पे फ़ौजी जो बंकर्स वगैरह में सोते हैं, और सुबह इन्होंने हर उस चीज़ में हिस्सा लिया जो एक फ़ौजी। फुल एक्सपीरियंस। जी हाँ, और मुझे वहाँ पे ये एक दिन में आपने तमाम जो एक प्रॉपर फौजी में जो सलाहियत होती है वो सब सीख ली। बिल्कुल, एग्जैक्टली। मुझे भी आप सिखाए कोई एक आधी चीज़, क्या कुछ सीखा आपने वहाँ पर? मुझे बहुत कुछ था। सबसे पहले फिजिकल ट्रेनिंग शुरू हुई थी। वो इतनी मुश्किल ट्रेनिंग? हाय हाय, ये तो बड़ा मुश्किल काम ले लिया आपने। सोचा था कि इतना कुछ करना भी पड़ेगा साथ। वाह, हो गया ना। एक चीज़ मिस कर रहे हैं यहाँ पे कि इनकी विश तो आई थी, मगर जब ये आर्मी पब्लिक स्कूल का इंसिडेंस हुआ उसके बाद इनकी विश में बहुत शिद्दत आ गई, और फिर ये करते थे कि रोज़ाना सुबह मुझे 7 बजे इनकी कॉल आती थी कि सर मैं आर्मी में जाना है, क्योंकि बकौल इनके कि इनके जो साथी थे उनके साथ जो हुआ उसके बाद इनकी बहुत शिद्दत थी इसके अंदर, जज्बा। जी हाँ, जब तक ये जज्बा है तो इंशाल्लाह दहशतगर्द जो है हमेशा हारेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत है यार, आप तो बाकायदा उनके साथ आपने राइफल उठाई भी है और साथ जा रहे हो, क्या कमाल है यार, क्या कमाल है, कमाल है। तो किस तरह, मुझे सिखाया जरा किस तरह हमने सलूट किस तरह करना है? मुझे सिखाया है बस आपको ऐसे। वेरी गुड यार, लेफ्टिनेंट शुएब साहब, मैं आपको सलूट कर रहा हूँ, बहुत शुक्रिया यार, आपसे बहुत अच्छा लगा है बात करके, इसलिए मैंने आपको साथ रखना है, आपसे और बहुत कुछ मुझे सीखना है और बहुत सी बातें करनी है। इश्तियाक साहब, आप बात करेंगे, लेकिन खबरें भी हमने शामिल करनी है। दहशतगर्दी की बात हो रही है और उसके खात्मे के लिए हमें शुएब जैसे बच्चों का जज्बा चाहिए। सूफी सिंध में अक़लियतों के साथ नामुनासिब सलूक के वाक़यात बढ़ रहे हैं, बिलावल को एक्शन में आना होगा। जुमे को घोटकी में हिंदू बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले 80 साल बुजुर्ग मुगल पर मकामी पुलिस एहलकार ने तशद्दुद किया। वाकया सोशल मीडिया पर आया। इंस्पेक्टर जनरल सिंध एडी खाजा ने गोकल को इंसाफ दिलाने की हिदायत जारी की। बख्तावर भुट्टो जरदारी ने तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकार की गिरफ्तारी की इत्तला ट्विटर पर दी। पुलिस एहलकार को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हिंदू अक़लियत से बुरे सलूक का सिंध में यह पहला वाकया नहीं। मार्च 2014 में लाड़काना मुश्तिल अफराद ने मकामी मंदिर और धर्मशाले को आग लगा दी थी। मुश्तिल अफराद का दावा था कि एक हिंदू शख्स ने मुक़द्दस औराक की बेहुरमती की थी। वाक़े के बाद लाड़काना में इतनी शदीद कशीदगी फैली कि नौबत कर्फ्यू तक आ पहुंची। 2012 में मीरपुर माथेलो में अगवा होने वाली हिंदू लड़की पीपल्स पार्टी के साबिक रुकन कौमी असम्बली मियां मिट्टू ने अपने घर पर रखी।
जिसे बाद में हिंदू कम्युनिटी के एहतजाज पर अदालत में पेश किया गया। कम्युनिटी ये दावा करती है कि लड़की का जबरदस्ती मजहब तब्दील करके इसका नाम फरियाल रखा गया। हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मौजूदा रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर रमेश कुमार ने बताया कि पाकिस्तान से हर महीने तकरीबन 40 से 50 हिंदू खानदान भारत हिजरत कर रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 2014 में नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद तकरीबन 500 हिंदू खानदान पाकिस्तान से भारत मुंतकिल हो चुके हैं और ये सिलसिला मुसलसल जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून 2014 को हुकूमत को अक़लियतों के इबादत गाहों की हिफाजत के लिए खुसूसी फोर्स तश्कील देने का हुक्म दिया। तहम डॉक्टर रमेश के बकौल विफाकी और सूबाई हुकूमतें इस फैसले पर अमल दरामद कराने में नाकाम रही हैं। बल्कि ये खबर जो उसामा अभी आपने बताई है, बहुत ही अफसोस हुआ इस पर। सोशल मीडिया पे इट वाज द रेज, वीकेंड पे हर कोई इसको शेयर कर रहा था और हर कोई बहुत ही इंसेंस, बहुत ही गुस्सा फील कर रहा था, क्योंकि ये तो एक तो इनकी उम्र देखें और फिर इनका कसूर देखेंगे क्या था। कोई वजह नहीं थी कि उनके साथ ये सलूक किया जाए। इसी बारे में सिंध की बड़ी कौम परस्त जमात कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज पलेजो से हम बात करते हैं। पलेजो साहब, सिंध की अगर हम बात करें, आपकी पार्टी हो, पीपल्स पार्टी, दीगर पार्टीज, ये तो बड़ी रोशन ख्याल इनको कह लेंगे, हम इंतहा पसंदी से बड़ी दूर हैं, तो फिर सिंध की अगर बेशतर जमातें इस तरह की हैं, फिर क्या वजह है कि सिंध में मजहबी इंतहा पसंदी हमें नजर आ रही है? कि हम अपने बुनियादी पैगाम से, दीन के पैगाम से भी, पॉलिटिकल पैगाम से भी हटे हुए हैं। हमारे दीन में कहा गया है कि ला इकरा फिद्दीन, यानी दीन में कोई जबर नहीं। और हमारे दीन में कहा गया है कि वला तस्बुल लज़ीन यदून मिन दून अल्लाह, तो मुदाओं को बुरा ना कहो, क्योंकि अगर कहोगे तो हो सकता है वो आपके सच्चे खुदा के बारे में कुछ कहें। तो इसलिए ये जो अच्छा रास्ता है बर्दाश्त का, हारमनी का, टॉलरेंस का, उसको हमने छोड़ दिया है। हमने यहाँ मदारिस को मॉनिटर नहीं किया। हमने यहाँ जो फ़ुरक़े वारियत फैलाने वाली तंजीमें हैं उनको खुली छूट दे रखी है। हमने मसाजिद में जो सरमन्स दिए जाते हैं, जो खुतबे होते हैं, उनको मॉनिटर करने की ज़रूरत है। जो अहले दीन में अच्छे लोग हैं, जो पॉजिटिव बात करने वाले हैं, उनको प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत है। जो असबियत और तासुब और इंतहा पसंदी फैलाने वाले लोग हैं, उन पर चेक रखने की ज़रूरत है, उनको गिरफ्त में लाने की ज़रूरत है कानून के, और पाकिस्तान के आइन को मुकम्मल तौर पर यहाँ लागू करने की ज़रूरत है। आइन के तहत पाकिस्तान के तमाम शहरी आर्टिकल 25 के तहत बराबर हैं, उन हर पाकिस्तान। अच्छा, ये बताइएगा कि बेशक आसिफ अली जरदारी हो या बिलावल भुट्टो हो, जो भी हो गवर्नमेंट में, हुकूमत में उस वक्त, अक़लियतों के लिए कोई क्यों नहीं अभी तक लड़ सका? अक़लियतों को अभी तक उनके राइट्स क्यों नहीं मिले? उनका अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ से कोई वास्ता नहीं है। उनका वास्ता सिर्फ ये है कि उमरकोट और मिट्टी और लाड़काना जाना है, वहाँ होली पे केक काट देना है, एक तस्वीर खिंचवानी है या 2 उंगलियां हिलाते हुए दिखा देना है कि हिंदू भाइयों, क्रिश्चियन भाइयों, हम आपके साथ हैं, पारसियों हम आपके साथ हैं। उंगली हिला के दिखा के फिर ये गायब हो जाना है। इनको दुबई चला जाना है, लंदन चला जाना है। इनका कोई वास्ता नहीं है माइनॉरिटीज से, रिंकिल कुमारी, लता से, आशा से, उमरकोट के बच्चों से, चक के भाइयों से, अंजलि मेघवाड़ से, हवा मेघवाड़ से। ये जो मर रहे हैं लोग, जो अगवा हो रहे हैं, जिनको मारा जा रहा है, जिनके कब्रिस्तान उजाड़े जा रहे हैं, जिनके पास नौकरियां नहीं है, वसाइल नहीं है, उनके साथ कोई वास्ता नहीं है। और उसमें जिम्मेदार सिर्फ आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो साहब नहीं है, उसमें PMLN भी जिम्मेदार है, जिन्होंने इनको इग्नोर किया हुआ है। उसमें हम जिम्मेदार हैं, उसमें पाकिस्तान का अदालती निज़ाम जिम्मेदार है, मीडिया जिम्मेदार है, सोसाइटी जिम्मेदार है कि हमने चेक नहीं रखा हुआ पीपल्स पार्टी के हुक्मरानों पे कि वो सिर्फ बयान देने को उनके काफी समझते हैं हम, और उनको बहुत शुक्रिया आपका अयाज लतीफ़ पलेजो साहब। बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। सरबराह कौमी अवामी तहरीक, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। हुकूमत के करने के बहुत से काम हैं, जिनमें से अवामी फलाह के काम हैं। वो लोग कुछ ऐसे जिन्होंने बिड़ा उठाया हुआ है, जिनमें एक शख्सियत हमारे साथ भी हैं, इश्तियाक बेग साहब यहाँ पर मौजूद हैं, और एक ऐसी शख्सियत जिनकी विश पूरी हुई है, मोहम्मद शुएब औरंगजेब, वो भी हमारे साथ हैं। इश्तियाक साहब, मुश्किल तरीन कोई विश जो बच्चे ने की हो, बात तो हम इसमें पढ़ रहे थे कि कुछ बड़ी बड़ी प्यारी सी मासूम सी हैं, कोई गेम, वीडियो गेम या कोई खिलौना, लेकिन जो सबसे मुश्किल भी हो, टचिंग भी हो। उसामा, एक तो मैं आपको बतलाऊं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में डिस्पैरिटी इतनी ज़्यादा है कि एक बच्ची जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो जाती है और उसकी विश ये होती है कि उसको एक अच्छी सी डॉल चाहिए, और कुछ लोगों के घर जो हैं, कमरे जो हैं, वो डॉल से भरे हुए होते हैं। तो मैं भी आपके लिए ये नन्ही ख्वाहिश है, मगर उस बच्ची के लिए इस ख्वाहिश की क्या अहमियत है, इसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। अब आपने जो बतलाया कि
की हैं। देखिए अभी नेक्स्ट मंथ हमारा एक बच्चा जॉर्ज सना से मिलने जा रहा है। आई नेवर थॉट कि वो WWF के जो चैंपियंस हैं वो इतने मशहूर हैं पाकिस्तान में भी, और एक बच्चा है नेक्स्ट मंथ वो उनका ख़ास गेस्ट होगा जो उसको अपनी वो फाइट में भी लेके जाएंगे और वहाँ पे उसको रिंग के अंदर बुलाया जाएगा, और नेक्स्ट मंथ वो जा रहा है। मगर एक विश जिसने मुझे सबसे ज़्यादा किया है और ऑफिस में भी उसका फ़ोटो लगा हुआ है, लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली एक बच्ची थी जो कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला थी, बहुत एडवांस स्टेज पे था, और उसकी विश थी कि मैं कायद-ए-आज़म के मज़ार पे आके हाज़िरी देना चाहती हूँ। इतनी गरीब फैमिली थी कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे ये लग्जरी कराची आने की। जब हमारे वॉलंटियर्स उसको लेके आए तो पूरे रास्ते उसकी माँ उसको इन्फ्लुएंस करती रही कि हम लोग गरीब हैं, हमारे घर में टीवी नहीं है, तुम टीवी मांग लो, कुछ कर लो। मगर उसकी ख्वाहिश थी कि नहीं, मैंने कायद-ए-आज़म का मज़ार जाना है। और जब हम उसको लेके गए और मैंने उसको चादर वादर चढ़ाई उसने, तो उसको साइड पे ले जाके मैंने कहा कि तुम्हारी वालदा ये कह रही थी, और उसने कहा बतलाया कि मुझे मालूम है कि मेरी ज़िंदगी ज़्यादा नहीं है, मगर मैं मरने से पहले कायद का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उसने हमें इतना खूबसूरत मुल्क दिया है। तो दिस वाज द थिंग्स व्हिच टच्ड माय हार्ट। नहीं, टचिंग बात की है वाकई, मतलब कि मेरे आंखों में आंसू आ गए कि जो कुछ भी मांग सकता है बेसिकली, चाहे तो आप कुछ भी मांग लें, ऑब्वियसली ख्वाहिश ही है, लेकिन क्या ख्वाहिश है। बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं सर, तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि इसी तरह से आप ये ख्वाहिशें पूरी करते रहें और जिंदगियां बेहतर बनाते रहें। थैंक यू सो मच। इसमें मैं देख रहा था बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, डॉक्टर आमिर लियाकत साहब का भी नाम है, और आमिर लियाकत साहब अपनी ट्रांसमिशन में भी इसी तरह से कई लोगों की ख्वाहिशें पूरी करते हैं, और अभी पाक रमजान ट्रांसमिशन चल रही है, देखते हैं। या रहमान या रहीम या करीम, अल्लाह के 3 अस्मा, या रहमान या रहीम या करीम, ये 99 बार सुबह और 99 बार शाम को पढ़ लें, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से। अच्छा, ये हर एक के लिए भी है? हर एक के लिए। तबीयत अच्छी रहेगी, गुस्सा नहीं आएगा, चिड़चिड़ापन नहीं रहेगा, तबीयत। उमर साहब, आप डॉक्टर रेहान राठौर साहब का बताया हुआ वजीफा इस्तेमाल करें। ये एक जनरल भी आ गया है कि अगर एक तो बावजू रहें, दूसरा या रहमान या रहीम या करीम जी, ये अल्लाह के 3 अस्मा मुबारक जो है 99 बार सुबह और 99 बार शाम को पढ़ें, इंशाअल्लाह तबीयत पुलाट रहेगी, नरम रहेगी, गुस्सा नहीं आएगा, चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, और इंशाल्लाह तबीयत अच्छी रहेगी। ठीक है। हमारे साथ आज एक स्पिरिचुअलिस्ट माशाल्लाह हमारे आगा मिनाज साहब भी मौजूद हैं, इनको भी हमने प्रोग्राम में शामिल किया। एक सवाल हम और ले रहे हैं और अभी हम ज़रा वज़ाइफ के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, कौन सा आप बात कर रहे हैं? और ये मेक अ विश में जिस तरह हम देख रहे थे कि आमिर लियाकत साहब से मिलने की भी एक बच्ची की ख्वाहिश थी, और वो ख्वाहिश भी पूरी हुई है। तो इस तरह से ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं और बड़ी खुशी होती है। एक और काम जो हुकूमत कर रही है, अपोजिशन मिलकर कर रही है, और उसमें इन सबको मिलकर भी कामयाबी होती नजर नहीं आती। पनामा लीक्स पर तहकीकात का ऊंट किसी करवट बैठता नजर नहीं आ रहा। तहकीकात तो दूर की बात, अभी तहकीकात के कमीशन के TORs पर ही इत्तेफाक राय नहीं हो सका। हुकूमत और अपोजिशन की TOR कमेटी के सारे इजलास बेनतीजा रहे, और अब तहरीक इंसाफ ने कमेटी इजलास में शिरकत से ही इनकार कर दिया है। हुकूमत टाइम गेनिंग एक्सरसाइज कर रही है, मीटिंग दर मीटिंग दर मीटिंग, और उसका नतीजा वो ये निकालना चाहती है कि ये मामला डाई डाउन कर जाए। मेरी हमारे जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं कमेटी के, मैं आज इनसे ज़ाती तौर पर दरख्वास्त कर रहा हूँ, मुझे मजीद नशिस्तों में कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा। 15 रोज में 7 इजलास भी अपोजिशन और हुकूमत को करीब ना ला सके। अब तहरीक इंसाफ की तरफ से सड़कों पर आने की बातें साफ सुनाई दे रही हैं। नवाज शरीफ को छुपाने की बहुत सी चीजें हैं, उनके बाहर के एहसास जो छुपाए हुए थे। उन्होंने हसन नवाज के पास कोई मुझे बताए कि वो अभी स्टूडेंट थे 6 साल पहले, और 6 साल के बाद 650 करोड़ का घर 1 हाइट पार्क प्लेस लंदन में, कौन सी कमाई उन्होंने किया बताएं जरा। इनकी कोशिश होगी कि तहरीक इंसाफ अकेली रह जाए, लेकिन मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि तहरीक इंसाफ अकेली नहीं रहेगी, क्योंकि सारी पाकिस्तान की आवाम तहरीक इंसाफ के साथ है, और मैं सड़कों पर निकलूंगा। इन हालात में पीपल्स पार्टी का झुकाव भी अब हुकूमत की बजाय अपोजिशन की तरफ है। गुज़श्ता हफ्ते आसिफ अली जरदारी कह चुके हैं कि पनामा लीक्स का मामला अपने अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अपोजिशन के दीगर रहनुमाओं के तेवर भी कुछ अच्छे नहीं हैं। चारों तरफ आवाम का नारा है, मुतालिबा है कि करप्शन को ख़त्म किया जाए, इसलिए कि करप्शन और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकता है। पनामा लीक्स के बाद जो करप्ट अशराफिया है और करप्ट हुक्मरान है,
उनका असल चेहरा बेनकाब हुआ है। बेहतर है ये लोग असेंबली के अंदर फैसला कर लें, चौक चौराहे में होगी तो इसका फैसला अल्लाह मालूम क्या होगा। दूसरी जानिब हुकूमत है कि इसे एक बार फिर साजिशों की बू आ रही है। कहता है कि मैं नहीं आना चाहता, तो हम कोशिश करेंगे पूरी कि इंशाल्लाह उसको लाएं, क्योंकि मामलात धरनों के जरिए, कंटेनर पे चढ़ के और एजिटेशन के जरिए हल नहीं होते। ये आने वाली जो दिनों में ये साजिश के लिए दोबारा से तैयारी कर रहे हैं, ये दोबारा से एक साजिश तैयार कर रहे हैं। वो पुराने खिलाड़ी जो हैं वो सारे फिर से जमा हो रहे हैं, एक एक करके उनको वापस बुलाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। हुकूमत के खदशात अपनी जगह, मगर इस दफा हालात 2014 के धरने से मुख्तलिफ हैं। ऑपोजिशन की सारी जमातें हुकूमत के खिलाफ ईद के बाद भरपूर एहतजाज के मूड में है। हुकूमत की जरा सी लापरवाही इन्हें सड़कों पर ला सकती है। पनामा लीक्स पर अपोजिशन ईद के बाद सड़कों पर निकलने के इशारे दे रही है। इस पर हुकूमती नुमाइंदे क्या मौक़िफ़ रखते हैं, जानेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी से। तलाल चौधरी साहब, कैसा लग रहा है कि क्या होगा कुछ अरसे बाद? आप से इससे पहले कि हम सियासत पर बात करें, पहले ये बताएं कि कुछ अरसे बाद आप दोबारा जियो पाकिस्तान में आ रहे हैं, कैसा लगा? अस्सलामुअलैकुम जी, गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और आपका ये शो है, इसकी अभी उम्र तो कम है लेकिन इसकी शोहरत जो है वो अब हर जगह सुनी जा सकती है। जैसे जियो नंबर 1 है, इसी तरह आपका शो भी इसी तरह ही नंबर 1 होता दिखाई दे रहा है। नंबर 1 से मुझे यही ख्याल आ रहा है कि नंबर 1 प्रॉब्लम आपके लिए बन सकता है पनामा लीक्स। क्या वजह हुई है कि 15 रोज में 7 इजलास करने के बाद भी TOR कमेटी किसी एक नुक्ते पर भी मुत्तफिक नहीं हो सकी? गुजारिश ये है कि अपोजिशन कई मसाइल हल नहीं करना चाहती और अपोजिशन में चंद एक जमातें ऐसी हैं जो कि इस कमेटी के रिजल्ट का इंतजार किए बगैर ही पिछले 1 महीने से सड़कों पर आने का अंदिया दे रहे हैं। अगर वो पार्टियां जो कि सड़कों पर आनी चाहती हैं तो वो तो चाहेंगी कि इस कमेटी का रिजल्ट ना निकले, TORs मुतफिका ना आए और उनको बहाना मिले कि वो किसी तरह सड़कों पर आए। हम नहीं चाहते कि ये मामला जो है ये मुज़ाकरात की टेबल या पार्लियामेंट से बाहर कहीं और जाए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। बड़ी मुश्किल से फॉरेन इन्वेस्टर्स को कायल किया, CPEC जैसा बड़ा मंसूबा जो है उस पर काम शुरू है, बहुत बड़े पावर प्रोजेक्ट शुरू हैं। आज लोड शेडिंग 18 घंटे से 6 घंटे पर है। आज पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है वो से बेहतर है। ये बताइएगा कि जो ऑपोजिशन है वो तो काफी देर से यही कह रही है कि हुकूमत की नीयत नहीं है कुछ करने की, तो क्या वजह है कि हुकूमती नुमाइंदे जो हैं वो अपनी संजीदगी, अपना सीरियसनेस कोई बता नहीं सके ऑपोजिशन को? हमारी संजीदगी जो है वो अगर ना होती तो हम ना कमेटी बनाते, अगर संजीदगी ना होती तो सुप्रीम कोर्ट को खत ना लिखते, अगर संजीदगी ना होती तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के ये पहला प्राइम मिनिस्टर है जिसने फ्लोर ऑफ द हाउस ना सिर्फ असासे कौम के सामने रखे बल्कि फ्लोर ऑफ द हाउस आके ये इस रिजॉल्व को शो किया कि आए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सबसे पहले नवाज शरीफ की होनी चाहिए लेकिन सबकी होनी चाहिए। मगर अपोजिशन चाहती है कि सिर्फ नवाज शरीफ और उनके खानदान की तो अकाउंटेबिलिटी हो मगर किसी और की ना हो। मगर हम चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने अपने आप को पेश किया, अपनी फैमिली को, उनकी फैमिली से बेशक आगाज हो मगर इख्तिताम जो है वो तमाम वो लोग जिनके ऑफशोर कंपनीज हैं, जिन्होंने कर्जा माफ करवाया है, जो जिन लोगों ने ये कौमी दौलत को लूटा है, उनका जरूर अब ऐसा भी लग रहा है जैसे तहरीके इंसाफ जो है वो शायद अब इस कमेटी और इसके इजलास में शरीक ना हो, तो क्या कुछ किया जा रहा है कि इनकी रिजर्वेशंस को दूर किया जाए? एक कजन जो है वो मंगल वाले दिन कनाडा से पाकिस्तान में धरना देने के लिए आ रहा है और दूसरा कजन कह रहा है कि मैं मंगल को जो TORs की कमेटी की मीटिंग होगा मैं उसमें नहीं बैठूंगा। ये कोइंसिडेंट नहीं है, ये समझने की कोशिश करें। काफ लीग कह रही है हम फंड करेंगे उस धरने को, वो कनाडा से जो कादरी साहब हैं वो कह रहे हैं मैं धरना देने आ रहा हूं, दूसरा उनका कजन कह रहा है मैं TOR में नहीं बैठूंगा, मैं तो सड़कों पे आने की तैयारी कर रहा हूं। ये वही तमाम ये पार्टनर्स इन क्राइम हैं, वही पुराने जिन्होंने पहले भी ये एक साजिश की जो कि बाद में साबित हुआ कि ये सब झूठ था, जो धांधली का एक ढोंग रचाया गया था। अफजल खान ने भी माफी मांगी, इमरान खान ने भी कहा 35-75 तो एक सियासी बयान था, सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल कमीशन ने कहा कि ये सब गलत था,
को इंतखाबात साफ और शफाफ थे। अब फिर वही पार्टनर्स जो कभी मुशर्रफ के रेफरेंडम के पार्टनर थे, फिर धरने के पार्टनर बने, अब फिर एक और तहरीक के पार्टनर जा रहे हैं। आप ताल्लुक कादरी साहब की इमरान खान की बात कर रहे हैं, कजन्स कह रहे हैं कि पहले भी इकट्ठे थे, लेकिन अब ईद के बाद अगर और जमातें भी इनके साथ मिल गई, पीपल्स पार्टी, दीगर जमातें अपोजिशन की, तो फिर आप क्या करेंगे? क्या सोचा आपने? हुकूमत इन 3 कामों पे लगी हुई है कि पाकिस्तान के लोगों को रोजगार मिले, पाकिस्तान में से अंधेरों का खात्मा हो और पाकिस्तान में अमन हो। हम अपना काम करेंगे, ये अपना काम करें, हमें ये सड़कों पर आए या चौक और चौराहों पर, हमें कोई फिक्र नहीं है। हम नेक नीति से कर रहे हैं और कोई लोग इन्हें पहले भी जानते हैं कि ये कौन है, ये किस तरह की साजिशें करते हैं, और इस दफा भी इन्हें पता चल जाएगा जब कौम बिल्कुल इन्हें ना इनके शामिल होगी, क्योंकि वो समझते हैं कि ये पाकिस्तान को रोकने की बात करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान को आगे लेके जाना, पाकिस्तान को आगे खुशहाली की तरफ, तरक्की की तरफ ले जाना चाहती है और ये रुकावट बनना चाहते हैं। तो हमें कोई फिक्र की बात नहीं, हम बिल्कुल परेशान नहीं है। ये अपना काम करें, हम अपना काम करें। मेंबर कौमी असम्बली नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पनामा लीक्स पर वो कह रहे हैं कि हमारे काम यह है कि हम चाहते हैं कि मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाया जाए, लेकिन ऑपोजिशन की तरफ से रुकावटें डाली जा रही हैं। लेकिन मुझे फनी लगा कि उन्होंने बाकियों की रिश्तेदारियां भी बना दी है, जो कजन्स कहना शुरू कर दिया। कभी कभार सियासतदान जो होते हैं वो फनी बातें भी कर जाते हैं। हाँ, उनका दिलचस्प तज्जिया भी होता है। कुछ मुस्लिम लीग के रहनुमा ऐसे हैं जिनमें तलाल चौधरी साहब भी शामिल हैं। अच्छा, हमारे साथ जो मेहमान हैं हम उनसे भी बात करते रहते हैं। कुछ सॉरी सर, आपको इंतजार भी करना पड़ता है, हमारा फॉर्मेट ऐसा है कि हम खबरों की तरफ भी जाते हैं और विश जो होती है उसको भी पूरा होने में बाज़ का इंतजार करना पड़ता है। आपकी अपनी विश क्या है? समझ साहब, मेरी एक विश थी और वो ऐसी विश थी कि मेरे ख्याल से दुनिया में किसी के हाथ में नहीं होती कि वो उसको पूरा कर सके, क्योंकि मैं बच्चों की विशेस को पूरी करता हूँ। अल्लाह ने मेरी वो विश पूरी की और कुछ साल कबल मुझे खाना काबा के अंदर 45 मिनट्स गुजारने का वक्त मिला, जहाँ पे और मैंने उस जगह नमाज पढ़ी जहाँ पे मार्क है, जहाँ पे हजूर सल्लल्लाहु जो थे वो नमाज अदा करते थे। तो एक मुसलमान के लिए आई थिंक इससे बड़ी विश तो नहीं हो सकती थी। बच्चों की ख्वाहिशें, विशेस जो है पूरी करते हैं कि आपकी इतनी अजीम विश देखिए किस तरह पूरी हो गई माशाल्लाह। अब ये आपकी जब माशाल्लाह ख्वाहिश पूरी हो गई, अब आप आगे क्या सोच रहे हैं, क्या करना है? आपका जज्बा तो है कि दूसरों की ख्वाहिश भी आप पूरी करें और उनके लिए एक रोशनी का मीनार बने। जो बच्चे आपके इर्द गिर्द थे उन्होंने भी फिर आपसे कहा कि यार तुम तो इतने लकी हो, हमारे लिए भी कुछ करो। बिल्कुल एग्जैक्टली। इसके बाद से तो मेरी लाइफ में बड़ा अच्छा टर्न आउट हुआ था इसकी चीज़ के बाद। इससे पहले कुछ खास नहीं था। ये विश होने के बाद मुझे अच्छे मतलब काफ़ी मेरा सर्कल बढ़ा और बहुत से नए दोस्त बने, नए एग्जैक्टली ऐसा कह लेंगे वो फैमिली बन गई एक नई। तो उसके बाद से काफ़ी चीज़ों का अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पे जैसे मुझे खुद पता चला कि थैलेसीमिया की लाइफ यहाँ पाकिस्तान में कैसी बैडली चल रही है। तो अब मेरी आगे यही विश है कि मैं उस तरफ कुछ कर सकूँ। जैसे मैं अब वॉलंटियर करता हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फेथ के लिए अपनी थैलेसीमिया की, तो इस तरह का मेरा आगे है। मुझे कोई शक नहीं है कि इंशाल्लाह आप जिस तरह आपका कॉन्फिडेंस है, इनका कॉन्फिडेंस लेवल है, जिस तरह आप बातें कर रहे हो, मैं तो ये सोचूं कि आपने मेकअप विश से ये नहीं कहा कि मैं एंकर बनना चाहता हूँ, मैं कुछ टीवी पे बातें करना चाहता हूँ, बिकॉज माशाल्लाह आप बातें इतनी अच्छी करते हैं। नहीं, एक्चुअली दरअसल यहाँ पे कमिटमेंट्स बहुत से थैलेसीमिया के लिए, वो माशाल्लाह से हायर एजुकेटेड हैं, हर फील्ड में हैं, दे आर टोटली फाइटर। वो अपनी बीमारी से भी लड़ते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी के काम भी कर रहे होते हैं, बट उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा। मैं जब एक थैलेसीमिया सेंटर गया तो मैंने वहाँ जाकर देखा जिस तरह बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे और उनको खून की मुसलसल ज़रूरत रहती है हर चंद दिन के बाद या 2 हफ्ते बाद। तो अब आप उसके लिए सोच रहे हैं कि लोगों को मोटिवेट किया जाए कि वो डोनेट करें ब्लड? बिल्कुल, ये है कि हमारे पास एक तो सबसे मेन इशू चीज़ जो है कि ब्लड पे हमारी लाइफ डिपेंडेड है। ब्लड नहीं है तो मतलब ये एंड, और रमज़ान में वैसे लोगों का ब्लड डोनेशन कम हो जाता है। एग्जैक्टली मैंने सर को भी अभी थोड़ी देर पहले अवेयर किया था कि हमें कितनी ज़्यादा शॉर्टेज का। आपको कितनी ज़रूरत पड़ती है? मुझे 7 डे में एक बैग लग रहा है। मेरी जो एग्जैक्टली अमाउंट है मुझे 2 बैग की है, जो मुझे 20 दिन में मिलने चाहिए, वो नहीं पूरा हो पा रहा, जिससे काफ़ी हेल्थ पे बुरे असर पड़ते हैं। तो ये चीज़ें, इसके साथ ब्लड के साथ जब हमारे पास आयरन आ जाता है, वो बहुत महंगी चिलेशन है, वो नहीं हर कोई अफोर्ड कर सकता। गवर्नमेंट का काम है, बट गवर्नमेंट टोटली फेल्ड है और उसमें भी बहुत से इदारे जो बोलते हैं बट कर नहीं पाते, कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाते। तो इस चीज़ का है। जब मैं गया थैलेसीमिया सेंटर तो जाहिर है मैंने जब देखा इतनी बच्चे मुश्किल में थे तो फिर मैंने भी ब्लड डोनेट किया, अल्लाह ताला मुझे तौफीक दी।
तो इस तरह से लोगों को करना चाहिए जी, बहुत जरूरी। आप देख रहे हैं कि जो हमारे हीरोज हैं उनको हमारी जरूरत है। हम इनकी तरह तो नहीं है, इतने बड़े लोग नहीं है, लेफ्टिनेंट नहीं है, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि हम हमारे पास देने के लिए। इश्तियाक बेग भी और आप सब जरूर मंथ में भी ब्लड डोनेट करें। देखिए शोएब, जो आपने कर दिया ना, आपने जिस तरह बोला है और आपने जिस तरह बताया है, मुझे यकीन है इस वक्त जो भी हमारा शो देख रहा होगा, और हम इसको फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे भी डालेंगे, वो तो ना नहीं कर सकेंगे, वो तो आज के आज ही ब्लड देंगे, क्योंकि जो आपकी प्ली है वो हमारी नहीं है, वो आपकी अपनी अनोखी है। और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जब शुएब की विश हमारे पास आई थी तो उस वक्त इनकी हालत काफ़ी ख़राब थी और अब उसके बाद काफ़ी इनमें बेहतरी आई है। उनका खून बढ़ गया ना जी हाँ, पूरे होने के बाद। और ये मैं आपको चीज़ बताऊं कि साइंस ने ये प्रूफ किया है कि जब हम बच्चों की विशेष को पूरा करते हैं तो उनमें जज्बा पैदा होता है फाइट करने का अपनी बीमारियों से। और ये एक नहीं कई ऐसे बच्चे हैं कि जब हमें मिले थे तो उस वक्त और अब उसमें एक काफ़ी फ़र्क हमको महसूस हो रहा है। हकीम लुकमान से किसी ने एक बार ये पूछा कि दुनिया की सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन क्या है, तो उसने कहा कि दुनिया की सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन जो है प्यार और मोहब्बत है। ये जब आप किसी को देते हैं तो फिर उससे अच्छी कोई मेडिसिन नहीं है। तो एग्जैक्टली यही फार्मूला हम अपने बच्चों के साथ इस्तेमाल करते हैं और आप देख रहे हैं कि अब उनकी सेहत में काफ़ी बेहतरी आ रही है। बहुत अच्छी बात है। कई लोगों की विश होती है जी, बड़े बड़े आर्टिस्ट को सुनना, उनको मिलना। ये है कि इनकी विश से जो बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, एग्जैक्टली रोज में आना जाना हॉस्पिटल में ब्लड, फिर उसके बाद चिलेशन, ये लोग तो उस तरीके से ना विश पूरी होती है, बल्कि वो उसके बाद एक एहसास आते हैं, नए एंजॉयमेंट होती है, मोटिवेशन। ये भी एक चीज हमें है। यहाँ इस सीट पर आपको बिठाना है, इंशाल्लाह आई विल हैव माय ओन। आप अपनी सीट पे बैठे रहें। अच्छा, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आपकी विश ये हो गई भाई उसामा की जगह बैठना चाहिए, ठीक। अच्छा, कुछ लोगों की भाई अब ये भी विश होगी कि वो बहुत बड़े किसी गुलकार को सुने, और जिन्होंने ये फैसला कर लिया कि वो शुएब की तरह मदद करेंगे लोगों की, तो फिर उनको हम एक ट्रीट दे रहे हैं। हाँ जी, ट्रीट हमारी क्या है कि मेहदी हसन की आवाज़ की तो हम अभी ऑब्वियसली बात कर ही रहे थे, और उनकी जो आवाज़ है वो मोहम्मद अली पर ऐसी सूट की कि फिल्म साज और मौसीकार मेहदी हसन को ही मोहम्मद अली के लिए बतौर प्लेबैक सिंगर के लिए साथ कुछ ग्रेट लोग, ग्रेट आर्टिस्ट को आपने सुना है। इश्तियाक बेग साहब सर बहुत शुक्रिया आपका, और इस तरह आप लोगों की ख्वाहिश पूरी करते रहे। मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, जाते जाते मैं चाहता हूँ कि शुएब पूरी कर दें। वो जो आप वैसे फौजी हैं, लेफ्टिनेंट हैं, वो जरा स्टिक किस तरह है, क्या खूबसूरत अंदाज होता है। ये बहुत बेहतरीन मुझे उधर सिखाया गया था कि आप अपनी स्टिक बिल्कुल ऐसे, क्या बात है। और आपने भी ऐसे मतलब सीधी बिल्कुल की हुई है कि थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं। तो क्या इधर हम मिलकर एक सलूट करते हैं, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज करते हैं। ये मेरी विश है जी, शुएब हमारी मिलकर पूरी कर रहे हैं विश। ये थैंक यू, आपसे कल मिलेंगे जी।